नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेज में आपका स्वागत है। विश्व इतिहास की जो सीरीज चल रही है उसमें अपन आज प्रबोधन पढ़ेंगे। प्रबोधन जिसे ज्ञानोदय भी कहा जाता है और प्रबोधन जिसे एज ऑफ एनलाइटमेंट कहा जाता है। प्रबोधन 18वीं सदी में यूरोप में हुआ वैचारिक स्तर का एक दृष्टिकोण था। जैसा कि ये एक सीक्वेंस में चल रहा है, एक क्रम में चल रहा है, जो पहले की वीडियोज़ में अपने देखा है। सबसे पहले पुनर्जागरण आया। पुनर्जागरण के बाद में जब पुस्तकों में पढ़ा गया, बाइबल लोगों के हाथ में पहुंची, देशज भाषा में यानी लोकल लैंग्वेज में, स्वयं की भाषा में जब बाइबल लोगों के पास में पहुंची, तब पता चला कि चर्च बाइबल की व्याख्या अपने हितों के अनुसार करता है। तो उसके बाद में धर्म सुधार हुआ, जिसके बारे में अपन पढ़ा। धर्म सुधार में जॉन वाइक्लिफ, जॉन हैस, सेरानाओला और इरेस्मस, उसके बाद में इम्पोर्टेंट व्यक्ति था मार्टिन लूथर, कैल्विन, ज्विंगली, इनके नेतृत्व में धर्म सुधार होता है। उसके बाद में होता है प्रबोधन, यानी जैसे धर्म में सुधार हुआ, लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिली, स्वयं के बारे में सोचने का वक्त मिला, पुस्तकें पहुंची, तो प्रबोधन को ज्ञानोदय भी कहा जाता है। तो ज्ञान का उदय हुआ, बोध हुआ, स्वयं में बोध हुआ। और इंग्लिश में लिए इसके लिए वर्ड आता है एज ऑफ एनलाइटमेंट। ये 18वीं सदी में यूरोप में हुआ वैचारिक स्तर का दृष्टिकोण था। वैचारिक कैसे? जिसमें व्यक्ति को महत्व दिया गया, व्यक्ति के विवेक को महत्व दिया गया, जिसमें आधुनिक लोकतांत्रिक शासन की जो व्यवस्थाएं देखते हैं अपन, ये सारी प्रबोधन युग से ही आई हैं। धर्मनिरपेक्ष की बातें करना हो, चाहे व्यक्ति के विवेक को मानना हो, जैसे कांट की कोटेशन आती है कि व्यक्ति अपने आप में साध्य है, विवेक अपने आप में साध्य है, विवेक स्वयं साध्य है। यानी व्यक्ति को पता है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसे सामूहिक रूप से प्रबोधन कहा गया। यूरोप में 1650 के दशक से, यानी 1650 ईस्वी से लेकर 1780 की ईस्वी तक की अवधि को प्रबोधन युग, ज्ञानोदय युग कहा जाता है। बहुत नए नए विचार इस युग में पनपे। इस युग में न केवल सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास ही हुआ, बल्कि आपको बताऊं कि राजनीति में भी परिवर्तन आए, अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन आए। एडम स्मिथ, जिसे अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है, अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, उसने भी इसी काल में अर्थव्यवस्था की, खुले बाजार की नीति का सिद्धांत दिया था, जो आज बहुत लोकप्रिय है, हर देश उसे अपना रहा है। जो अपन इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह, वो सब इसी में आते हैं। जो राजनीतिक व्यवस्था अपन देख रहे हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, यह भी उदारवाद से ही प्रेरित है। जो आगे पढ़ेंगे अपन जॉन लॉक में, उदारवाद इसी काल में आया था। इसी काल में पूंजीवाद पनपा, औद्योगिक आविष्कार इसी टाइम पर हुए, वैज्ञानिकों ने आविष्कार करना शुरू किया। जब वैज्ञानिकों ने आविष्कार करना शुरू किया तो एक सिद्धांत आया पेटेंट का। वैज्ञानिकों ने पेटेंट करवाया, उनके पास में पैसा आने लगा, तो अन्य जो वैज्ञानिक थे उनको भी प्रोत्साहन मिला। लोगों ने भी अपने तरीके से सोचना चालू किया कि क्या नया आविष्कार किया जा सकता है, तो नए नए आविष्कार होने लगे। बहुत सारे आविष्कार हुए इस युग में। इस तरीके से प्रबोधन एक ज्ञान उदय का काल है, ज्ञान उदय का युग है। तो इस अवधि में यूरोप के सांस्कृतिक और बौद्धिक वर्ग ने परंपरा से हटकर विश्लेषण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया। और इस ज्ञान के उदय ने कैथोलिक चर्च हो, चाहे समाज में गहरी पेट जमा चुकी संस्थाएं हों, समाज में गहरी पेट बना चुकी अन्य संस्थाएं हों, सभी को चुनौती दी। क्या थी प्रबोधन युग की विशेषताएं? इसने ज्ञान को विज्ञान के साथ जोड़ना प्रारंभ किया। प्रयोग और परीक्षण के आधार पर उनकी जांच पड़ताल कर सही निष्कर्ष निकाला जाने लगा। ऐसे नहीं कि बुक में लिखा गया है, ठीक है, बाइबल ने लिख दिया तो ये सही है। हो सकता है ये भी माना उन्होंने कि बाइबल की बात सही हो सकती है और ये बात गलत हो सकती है, लेकिन उनको परखा, परीक्षण किया, प्रयोग किए, कार्य कारण संबंध पर बल। अपने यहाँ पर
जो दर्शन है, हर दर्शन में कार्य कारण सिद्धांत है। जैसे बौद्ध दर्शन में भी कार्य कारण सिद्धांत है, जिसे प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। अपने सिलेबस का पार्ट इसलिए मैं बता रहा हूँ, अन्यथा मैं नहीं बताता। प्रतीत्य समुत्पाद, इसका मतलब है कि यदि कोई भी घटना घटित हुई है, कोई भी कार्य हुआ है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। यदि बारिश आ रही है तो बारिश आने का कोई कारण है। यदि कहीं किसी जंगल में आग लगी है तो उसका कोई कारण है। आकाश में बिजली यदि तड़ित हो रही है तो तड़ित झंझा का कोई ना कोई कारण है। तो यहाँ पर ये माना गया कि प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण है, यानी कार्य कारण संबंध पर बल दिया गया। हल की जाने वाली समस्या को स्पष्ट समझा गया। परीक्षणों पर बल दिया गया। परीक्षणों के द्वारा निष्कर्ष निकाले गए। परीक्षणों के लिए अनेक विधियां अपनाई गई। मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया गया। अनेक परीक्षणों का सहारा लिया जाने लगा। मानवतावाद पर बल दिया गया, यानी मानव सर्वोपरि हो गया। यहाँ पर देववाद की समानता और स्वतंत्रता पर बल, समानता स्वतंत्रता पर बल। देखिए, उदारवाद जो है स्वतंत्रता की बात करता है। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। अपन जॉन लॉक में पढ़ेंगे, जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। ये उदारवाद, उस उदारवाद से मत को रिलेट कीजिएगा जो आपने पढ़ा हो 91 में, जो एलपीजी पॉलिसी आई है, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं, वो उदारवाद नहीं है। यहाँ पर उदारवाद का मतलब है कि व्यक्ति के हित के बारे में सोचा जाना, व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में सोचा जाना। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के मूलभूत अधिकार हैं। इसी में आएगा आगे अहस्तक्षेप का सिद्धांत, व्यक्तिवादी सिद्धांत, कि व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया जाना ही क्या है, अहस्तक्षेप। प्रकृति पर बल दिया गया। प्रबोधन युग के प्रमुख विद्वान हैं, उनके बारे में अपन अलग से पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इसमें कोरिलेट नहीं किया है इसको। जॉन लॉक, वोल्टेयर। जॉन लॉक के बारे में बार बार बता रहा हूँ, उदारवाद का जनक है, बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक है इस युग का। वोल्टेयर के बारे में आपने पढ़ा होगा, राजस्थान पत्रिका का जो एडिटोरियल पेज आता है उसमें ऊपर ही ऊपर कोटेशन दी हुई आती है कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके विचारों की रक्षा करने का प्रयास करूँगा। वही है ये वोल्टेयर। वोल्टेयर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक था। रूसो को कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आपने, ये तैयारी कर रहे हैं तो। रूसो जो वास्तव में आज जो लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो स्विट्जरलैंड में है, उस प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक माना जाता है रूसो को। रूसो ने भी बहुत ही बढ़िया विचार दिए थे। एक विचार था इसका, हालांकि साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है इसको, ये प्रकृति की और पुनः लौटो की बात करता है। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। शक्ति पृथक्करण क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि एक सिनेरियो बन जाए आपके आगे के वीडियो जब मैं बनाऊँ तो आपको चीज़ें समझ में आए। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस का है और ये एक सिद्धांत देता है जिसको कहा जाता है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत ये क्या है? किसी भी देश की शासन व्यवस्था में, या कोई भी शासन व्यवस्था हो दुनिया में, चाहे कहीं राजतंत्र हो, लोकतंत्र हो, या पहले कहीं रहा हो, 3 तरीके की व्यवस्था कार्य होते हैं सरकार के। शासन का मतलब सरकार की व्यवस्था, शासन व्यवस्था। 3 तरीके की कार्य होते हैं। एक तो होता है कानून बनाना। कानून बनाने का काम जो संस्था करती है उसे कहा जाता है विधायिका, जिसे भारत में संसद। और वो कानूनों को लागू करवाने का काम है कार्यपालिका का। और तीसरा अंग होता है न्यायपालिका। यानी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, 3 अंग होते हैं किसी भी देश की सरकार के, या किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था में सरकार के 3 ही काम होते हैं। कानूनों को बनाने का काम विधायिका का, बने हुए कानूनों को लागू करवाना ये कार्य होता है कार्यपालिका का, और इस कानून की व्याख्या करने का काम होता है न्यायपालिका का। ये 3 अंग होते हैं। मॉन्टेस्क्यू कहता है कि यदि ये तीनों अलग अलग होंगे तो शासन व्यवस्था बढ़िया होगी। अगर ये तीनों एक ही होंगे, एक ही व्यक्ति कानून बनाने वाला है या एक ही संस्था कानून बनाने वाली है, वो इसको लागू करवाने वाली है, वही कानून की व्याख्या करने वाली है, तो वहाँ पे निरंकुशता हो जाएगी, जैसे वर्तमान में चाइना में। तो मॉन्टेस्क्यू ये कहता है कि तीनों का पृथक्करण होना चाहिए, तीनों पृथक होनी चाहिए। कार्यपालिका अलग, विधायिका अलग, न्यायपालिका अलग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में ये कहा गया है कि
कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। भारत में कार्यपालिका और विधायिका में समन्वय है, पढ़ेंगे पर पॉलिटिकल साइंस में। कार्यपालिका विधायिका में समन्वय है, लेकिन कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण है। जबकि अमेरिका में पूर्ण रूप से मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण है। अब देखो, ये जो मॉन्टेस्क्यू शक्ति पृथक्करण की बात करता है ना, ये सिद्धांत तो दिया था वैसे जॉन लॉक ने शुरू में, ये अपनी बात को कह नहीं पाया, मतलब तरीके से नहीं कह पाया। तो मॉन्टेस्क्यू ने जॉन लॉक के सिद्धांत में से, जॉन लॉक के विचारों से इसे चुराया है। तो शक्ति पृथक्करण का जनक मॉन्टेस्क्यू ही है, लेकिन शक्ति पृथक्करण पहली बार जिसने बात की वो व्यक्ति जॉन लॉक था। फिर दिद्रो, तो ये 4-5 विचारक हैं प्रबोधन युग के, इनके बारे में अलग से पढ़ना पड़ेगा। 100 वर्ड्स के भी क्वेश्चंस बनते हैं इनके ऊपर। आगे चलते हैं अपन। प्रबोधन युग का आधुनिक विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, अपन बात करें तो प्रबोधन युग में क्या हो रहा है, एक नया विचार आ रहा है, एक नया विचार आ रहा है। तो ये नया विचार बहुत दूरगामी साबित हुआ विश्व के लिए। इसने बहुत सारे नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों को जन्म दिया। जब जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया तो औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति आ गई। तो जो औद्योगिक क्रांति है उसको बढ़ावा दिया। एडम स्मिथ ने प्रबोधन युग में सिद्धांत दिया, खुले बाजार की नीति का सिद्धांत दिया, ओपन मार्केट ट्रेड पॉलिसी का सिद्धांत दिया, जिसके कारण वैश्वीकरण का वर्तमान युग आया। प्रबोधन युग ने अपने पढ़ा है कि व्यक्ति पर बल दिया, व्यक्ति इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जब व्यक्ति इम्पोर्टेंट हो गया तो व्यक्ति ने बात की लोकतंत्र की, स्वयं की भागीदारी की, तो लोकतंत्र पनपा। स्वतंत्रता की बात की, इसके पहले महिलाओं की स्थिति इतनी बढ़िया नहीं थी, तो नारी अधिकारों की बात की गई। नारी अधिकारों की बात के कारण ही इन्हें मतलब 1893 में जाकर के पहली बार 1893 में न्यूजीलैंड ने मत देने का अधिकार दिया। बहुत सारे अधिकार अब जाकर के मिले हैं। तो प्रबोधन युग का जो प्रभाव पड़ा वो बहुत दूरगामी रहा। वर्तमान में भी अपन प्रबोधन युग के प्रभाव को देख सकते हैं देश और दुनिया में। तो इसमें क्या लिखा है वो अपन देख लेते हैं। आधुनिक विश्व के निर्माण में प्रबोधन युग का प्रभाव दूरगामी रहा है। ये प्रभाव निम्नलिखित है। आधुनिक विश्व के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति ने औद्योगिकरण के नए युग का आधार तैयार किया। निरंकुश राजतंत्र पर चोट, जो निरंकुश सत्ताएं थी वो धराशायी हो गई और नई लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना हुई। चिंतकों के द्वारा प्रतिपादित व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात ने उदारवादी सरकार के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है, रूसो की एक कोटेशन है, उसको कोरिलेट कर लीजिए यहाँ से, कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र वह बंधनों में जकड़ा हुआ है। सर्वत्र मतलब सब जगह। व्यक्ति स्वतंत्र हुआ है पैदा, भगवान ने उसको स्वतंत्र पैदा किया है, लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, वह हमेशा बंधनों में जकड़ा हुआ है। नारी और व्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग ने आर्थिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया। इस तरह वाणिज्यवाद की नीति आई। इसी वाणिज्यवाद से आर्थिक नीति आई और मुक्त अर्थव्यवस्था की बातें होने लगी। मुक्त अर्थव्यवस्था की बातें जो एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में की। एडम स्मिथ का कहना था कि प्रकृति के नियम की तरह बाजार के भी अपने शाश्वत नियम होते हैं। इसमें बाहरी हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। बाजार के शाश्वत नियम मांग और पूर्ति पर आधारित है। समझना इस कथन को। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, यदि पढ़िए तो, कि इकोनॉमिक्स डिपेंड करता है मांग और पूर्ति पर, कि जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई होगी। तो एक साइकिल बन जाता है, एक चक्र बन जाता है, और यही चक्र इकोनॉमी को चलाता है, अर्थव्यवस्था को चलाता है। तो ये मांग और पूर्ति पर आधारित है। जितनी आपूर्ति करनी है, जितनी मांग है उतनी आपूर्ति की जाएगी, और जितनी मांग है उतना ही प्रोडक्शन होगा, उत्पादन किया जाएगा। तो मांग और पूर्ति पर आधारित है। इस तरह विश्व के समक्ष मुक्त अर्थव्यवस्था का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ, जिसे वर्तमान में काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। भारत में 19वीं सदी में चले सामाजिक सुधार आंदोलन पर भी इसका असर दिखाई पड़ता है। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने से पहले वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। भारत की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है तो पहले वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहीं से प्रभावित हैं। तो 19वीं वहाँ पर 18वीं सदी में यही चल रहा है। और भारत में भी जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए इस सदी में, चाहे वो प्रार्थना समाज हो, ब्रह्म समाज हो, रामकृष्ण मिशन हो,
दयानंद सरस्वती का आर्य समाज हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोग हों, ये जो भी सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहे हैं, सती प्रथा को मिटाने की बात हो रही है, विधवा पुनर्विवाह की बात हो रही है, ये सारे कहीं ना कहीं पुनर्जागरण से ही प्रभावित थे। इसलिए भारत में राजा राममोहन राय को पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, क्योंकि सभी ये मान रहे थे कि ब्रिटिश भारत में भारतीयों का शोषण कर रहे हैं। राजा राममोहन राय ने भी इस चीज़ को माना, लेकिन राजा राममोहन राय का ये मानना था कि वहाँ पे जो अच्छा हो रहा है उसको तो आप एक्सेप्ट कीजिए। फिर एक बुद्धिजीवी वर्ग आया जिसने इस चीज़ को माना कि वहाँ पर जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, दास प्रथा को अंत करना, महिलाओं को अधिकार देना, इन चीज़ों को स्वीकार किया जाना चाहिए, और ये किया गया। तो यही बात इस पैराग्राफ में की जा रही है कि सामाजिक सुधार आंदोलन पर भी इसका असर दिखाई दिया। आधुनिकीकरण के सिद्धांतों ने समाजों को वर्गीकृत करने और आधुनिक लोकतांत्रिक शासन का मॉडल खड़ा करने के लिए अतीत और वर्तमान, परंपरा और आधुनिकता संबंधी ज्ञान उदय की समझदारी से मदद ली। समाज सुधार आंदोलनों ने ज्ञानोदय के मानवतावादी विचारों से प्रेरणा ली और धर्म तथा रीति रिवाजों को मानव विवेक के सिद्धांतों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। उन्होंने पारंपरिक रस्मों रिवाजों की आलोचनात्मक परीक्षा की, यानी कि जो रस्मी रिवाजें चल रही हैं वो सही हैं या गलत हैं, गलत है तो उनको उठाया जाए और उन नीतियों को बदला जाए, और इस बदलने के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। समानता और सहिष्णुता के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ थी जो लड़ाई उस समय। समाज सुधारकों पर प्रबोधन का इतना गहरा असर था कि उन्होंने अंग्रेजी शासन के साथ आने वाले नए विचारों का स्वागत किया। ये नहीं कि अंग्रेजी शासन शोषण कर रहा है तो नए विचारों को नहीं अपनाया जाए। प्रबोधनकालीन व्यक्ति की धारणा, वैज्ञानिक ज्ञान और स्वतंत्र उद्यम में तत्कालीन विश्वास आज भी लोकप्रिय कल्पना को प्रभावित करता है। अब प्रबोधन की कमियां क्या थी साहब? देखिए, प्रबोधनकालीन जो ये विचारक हैं जिनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, ये सभी मध्यम वर्गीय थे। तो इनकी सोच भी क्या थी? मध्यम वर्गीय तरीके की थी। ये कानून के शासन की बात करते हैं, विधि निर्माण की बात करते हैं, लेकिन विधि निर्माण करने के लिए मध्यम वर्ग ही आगे आए, उसी का वर्चस्व होना चाहिए। निम्न वर्ग पढ़ा लिखा नहीं है और जो ऊपरी वर्ग है वो अपने आप को विद्वान समझता है, फिर वो अपने अनुसार नीतियां बनाएगा। इसलिए मध्यम वर्ग यही चाहता है। इन चिंतकों की दृष्टि भी यूटोपियन टाइप की लगती है। यूटोपियन जो थॉमस मोर में पढ़ा था अपन, यानी कल्पनावादी। यूटोपियन का मतलब होता है कल्पनावादी। भविष्य के प्रति बहुत आशावादी लगते हैं कि अब तो आमूलचूल परिवर्तन आ गया, ये जो व्यवस्था आएगी ये असीम व्यवस्था होगी, कि बहुत ही बढ़िया व्यवस्था होगी। तो यूटोपियन प्रतीत होता है, भविष्य के प्रति अतिरिक्त आशावादी दिखाई पड़ते हैं। प्रबोधन चिंतकों ने विज्ञान के संबंध में ये मत व्यक्त किया कि विज्ञान बेहतर दुनिया बना सकता है जिसमें व्यक्ति स्वतंत्रता और खुशी का आनंद उठा सकता है, और विज्ञान का उपयोग मानव हित में किया जा सकता है। विज्ञान के प्रति उस विश्वास को 20वीं सदी के उत्तरार्ध में चुनौती मिली। इन्होंने विज्ञान की बात की, विज्ञान मानव हित में है, लेकिन जैसे ही विज्ञान आगे आया, 20वीं सदी बीती, विज्ञान को आते आते 20वीं सदी में पहुंचा, तो उसको चुनौतियां मिलनी चालू हुई। विज्ञान और तकनीकी विकास ने हिंसा और असमानता को बढ़ावा दे दिया, और अपन देखें तो पर्यावरण का नुकसान हुआ है विज्ञान के कारण। विज्ञान और प्रकृति एक नहीं हो सकते हैं, ऐसे सिद्धांत आने लगे। राजनीति विज्ञान में ग्रीन आंदोलन आ गया, ग्रीन राजनीतिक आंदोलन हो रहे हैं। न्यूजीलैंड में राजनीतिक दल बन रहे हैं इस थीम के ऊपर। फिर अपन आगे की वीडियो में बात करेंगे जो मैंने आपको विचारक बताए हैं, जॉन लॉक, वोल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, दिदरो, इनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही था। ये प्रबोधन की विशेषताएं बताई मैंने आपको, प्रबोधन की कमियां बताई, और प्रबोधन किस तरीके से आधुनिक विश्व के लिए, यानी आधुनिक विश्व पे क्या प्रभाव डाला उसने, इस बारे में अपन ने इस वीडियो में चर्चा की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।